वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन को डिस्कस किया था कि कौन से ड्रॉबैक्स है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के और कौन से पोस्टुलेट्स ऐसे थे जो कि बाद में उसमें जो है चेंजेस की गई और उनको गलत साबित किया गया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नील बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि 1913 में नील बोहर ने पेश किया था और जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स थे उनको इस मॉडल में इसने ओवरकम किया और अपने जो नए पोस्टुलेट्स थे तो पेश किए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, नील बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ के नील बोहर एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स और पोस्टुलेट्स क्या है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। नील बोहर एटॉमिक मॉडल, ये एटॉमिक मॉडल 1913 में नील बोहर ने पेश किया और जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स थे, जो पोस्टुलेट्स में जो ड्रॉबैक्स आए थे, तो उनको इसने इस मॉडल में हमारे पास वो कवर हो गए। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है नील बोहर एटॉमिक मॉडल का वो हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल ऑर्बिट्स। नील बोहर का सबसे पहला जो पोस्टुलेट था, जो पहला पॉइंट था उसके एटॉमिक मॉडल का, वो हमारे पास वो ये था कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिक्स्ड ऑर्बिट में मोशन करते हैं। फिक्स्ड ऑर्बिट में हमारे पास वो प्रेजेंट होते हैं और उसमें वो सर्कुलर मोशन करते हैं और इसी ऑर्बिट्स को हम उसका इलेक्ट्रॉन का शेल कहते हैं या इसका ऑर्बिट हम कह सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास ही शेल्स है। नील बोहर ने जो अपने लिए जो मॉडल उसने कंसीडर किया वो हमारे पास वो हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन एटम को एक मॉडल कंसीडर किया और उस पर उसने अपना काम किया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी तरह बाकी जो सारे पॉइंट्स थे तो वो इसने इसके बाद हमारे पास वो पेश किए। तो ये हमारे पास ही न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास शेल्स में प्रेजेंट हो गए। ये हमारे पास ये क्या हो, ये शेल्स हो गए। एक शेल को भी नील बोहर ने एक अलग नाम दिया। ये जो शेल जो है ये न्यूक्लियस के नज़दीक, इसको हमारे पास के शेल का नाम दिया। इसी तरह ये जो दूसरा शेल है हमारे पास, इसको एल का नेम दिया। इसी तरह जितने भी शेल्स बढ़ेंगे तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में KLMNO इसी तरह उसका जो है उसको हम नेम देंगे। तो ये नील बोहर का पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन ही शेल्स में हमारे पास ही प्रेजेंट हो गए और इसमें हमारे पास सर्कुलर जो मोशन है वो इस शेल में करेंगे। तो ये पहला पॉइंट था नील बोहर एटॉमिक मॉडल का। दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी, हर एक ऑर्बिट की या शेल की हमारे पास फिक्स एनर्जी होगी। ये एक शेल है हमारे पास, ये के शेल है और ये एल शेल है। तो के शेल की एक फिक्स एनर्जी होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि के शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी भी हमारे पास एक खास और फिक्स एनर्जी होगी। एनर्जी के बेस पर जो है शेल्स की इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो इसी वजह से हम शेल्स को एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। शेल को हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल शो करता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है या कम है, क्योंकि हर एक शेल की हमारे पास फिक्स एनर्जी होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसकी खास एनर्जी होगी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एल शेल में है, इसी तरह एन या पी शेल में है तो उसकी भी हमारे पास एक खास एनर्जी होगी और इसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। अच्छा, तीसरा नंबर पॉइंट हमारे पास वो है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, अगर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को आप देखें तो उसमें हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है उसका भी कोई कंसेप्ट नहीं था। तो उन्हीं डिफेक्ट्स को नील बोहर ने कवर किया, हमारे पास उनको ओवरकम किया और एक नया मॉडल जो है वो पेश किया। तो अगर इसके हर एक पॉइंट को देखें तो ये हमारे पास वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो डिफेक्ट है तो उसको ओवरकम करता है, उसको कवर करता है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है न्यूक्लियस से। अगर वो न्यूक्लियस से ज़्यादा फासले पर है तो उसकी एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास न्यूक्लियस के नज़दीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ इस शेल में प्रेजेंट है, तो इसकी एनर्जी जो होगी वो कम होगी, इसको हम E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसकी एनर्जी हमारे पास ये ज़्यादा होगी, इसको हम E2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब हम जब एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे दो शेल्स के दरमियान, तो उसको हम किस तरह निकालेंगे, वो हमारे पास इक्वल होगी, डिफरेंस इन एनर्जी वो इक्वल होगी E2 माइनस E1। अब E2 जो है हमारे पास ये
उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो हमारे पास न्यूक्लियस से ज़्यादा फासले पर है, मीन के उसकी एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है, और इवन हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के नज़दीक है और उसकी एनर्जी कम है। तो नील बोहर के मुताबिक जो एनर्जी डिफरेंस होगा इन इलेक्ट्रॉन का, तो हमारे पास वो इक्वल होगा डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जो एनर्जी के बेस पर हुई है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी इन इट्स गिवन शेल until it does not change its energy level। शेल एनर्जी इमिट नहीं करता और न ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जब तक कि वो अपने गिवन शेल में हो। अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में प्रेजेंट है, हमारे पास इस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये ना एनर्जी गेन करता है और ना एनर्जी लॉस करता है। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास इस शेल की हमारे पास एक ख़ास एनर्जी है, पेक्स एनर्जी है, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ना गेन करता है और ना लॉस करता है। ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास तभी एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा जब तक ये अपने इस शेल को, इस एनर्जी लेवल को चेंज न करे। जब ये इलेक्ट्रॉन लेट सपोज हमारे पास यहाँ से इस जगह पर हमारे पास ये जंप कर जाए तो इसकी एनर्जी में चेंज आएगा। तो नील बोहर हमें ये कहता है कि इस गिवन शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो सेम होगी, चाहे वो इस जगह पर हो या इस जगह पर हो, लेकिन इस शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो गिवन शेल है उसमें हमारे पास उसकी एनर्जी जो है वो ओवरऑल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो सेम होगी। उसकी एनर्जी तब हमारे पास चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में तब ही हमारे पास चेंज आएगा जब वो अपने शेल को चेंज करे या जंप करे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में या हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, तो उस दौरान एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो चेंज होगी। जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट को जंप करता है तो ये क्या करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी एब्जॉर्प्शन की वजह से ये एक्साइट हो जाता है और अपना जो एनर्जी लेवल है इंक्रीज कर देता है और जो हाई एनर्जी लेवल है उसमें जंप करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये लोअर एनर्जी लेवल में आता है, लेट सपोज एल शेल से हमारे पास के शेल में आता है, तो इस दौरान ये एनर्जी रेडिएट करेगा, रेडिएट्स एनर्जी। और अगर इसके बरक्स हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाता है, अगर के शेल से हमारे पास एल शेल की तरफ जाता है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। इस दौरान ये एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब्स एनर्जी। जब ये हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये एनर्जी डिफरेंस को इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास डेल ई जो है ये इक्वल होगी E2 माइनस E1 इक्वल टू HV। तो इस रिलेशन को आप देखें, हमारे पास इसमें डेल ई हमारे पास एनर्जी डिफरेंस है। अगर हम किसी दो इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास या किसी इलेक्ट्रॉन का हम एनर्जी लेवल, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो पॉइंट करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ है और फिर वो इस शेल में हमारे पास वो जंप करता है और इसके हम एनर्जी डिफरेंस को निकालते हैं, तो इसको हम इस रिलेशन के थ्रू इसको हम पॉइंट करेंगे। ये हमारे पास इक्वल है डेल ई हमारे पास एनर्जी डिफरेंस है, E2 हमारे पास हाई एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी वो हमारे पास है। इसी तरह E1 हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी शो करता है और H हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है जिसके वैल्यू हमारे पास ये इक्वल है 6.6262 क्रॉस 10⁻⁻³ -34 जूल सेकंड। ये हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। और यहाँ जो भी है हमारे पास ये हमें शो करता है फ्रीक्वेंसी, ये हमें फ्रीक्वेंसी शो करता है। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 6 नंबर, वो है इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड इन एनी ऑर्बिट बट कैन नॉट स्टे बिटवीन एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी भी ऑर्बिट में हमारे पास वो स्टे कर सकता है, लेकिन ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल के इन बिटवीन में हमारे पास वो स्टे नहीं कर सकता। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो अगर इनको आप देखें, हमारे पास इलेक्ट्रॉन या तो इस शेल में होगा या इस शेल में होगा, के शेल में होगा या एल शेल में होगा। मतलब ये कि इस दरमियान में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टे नहीं कर सकता, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टे नहीं कर सकता, या तो इस शेल में होगा या इस शेल में होगा। इससे हमें ये ज़ाहिर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारे पास क्वांटाइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, वो हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई। जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है किसी में, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है mvr इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई।
जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है mvr इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 पाई। इसमें हमारे पास m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह यहाँ जो v है हमारे पास ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मोशन करता है। इसी तरह r जो है ये हमारे पास रेडियस शो करता है उस इलेक्ट्रॉन का जो उस शेल में प्रेजेंट होता है, उसका हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। यहाँ r को हम इस तरह ले सकते हैं कि पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इस डिस्टेंस को शो करता है, तो ये हमारे पास r के इक्वल है। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन का, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसका हम जो एंगुलर मोमेंटम है तो उसको हम फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास r की वैल्यू इक्वल होगी इस इतनी डिस्टेंस जो है ये हमारे पास ही इक्वल होगी r की। इसी तरह हमारे पास n जो है, n हमें नंबर ऑफ शेल शो करता है। k शेल के लिए n की वैल्यू 1 है, l शेल के लिए हमारे पास n की वैल्यू 2 है। इसी तरह m शेल जो है उसके हमारे पास n की वैल्यू 3 है। इसी तरह n के लिए n की वैल्यू जो हमारे पास है वो 4 है। तो इस तरह हम इनकी यहाँ n जो है ये हमें शेल नंबर शो करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, वो k शेल में प्रेजेंट है, n शेल में प्रेजेंट है। इसी तरह वो 1 शेल में प्रेजेंट है, 2 शेल, इसी तरह 3 शेल में कि वो कौन से शेल में प्रेजेंट है। इसी तरह हमारे पास h जो है, h हमें पहले भी हमने बताया कि h हमें प्लांक कांस्टेंट शो करता है जिसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल है इसके। इसी तरह हमारे पास 2 पाई, ये हमारे पास ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। तो एंगुलर मोमेंटम जब हम किसी इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं तो उसके लिए हम इसी इक्वेशन को, इसी रिलेशन को हम यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास नील बोहर एटॉमिक मॉडल और उसके जो पोस्टुलेट्स थे, जो मेन पॉइंट्स थे, तो वो हमने आज कवर किए। अब इसका हम समराइज फॉर्म में इसको हम डिस्कस करेंगे कि नील बोहर एटॉमिक मॉडल हमें क्या कहता है। तो नील बोहर एटॉमिक मॉडल हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में प्रेजेंट होंगे और हर एक शेल की हमारे पास एक फिक्स एनर्जी होगी और इसी एनर्जी के बेस पर इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट हुई है तो इसी एनर्जी के बेस पर हुई है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है तो उसकी एनर्जी जो है वो कम होती है और वो एनर्जी को रेडिएट करता है। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट होता है और उसके बाद हमारे पास हाई एनर्जी लेवल में जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमारे पास इक्वल होगा, इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू HV, जहां हमारे पास H इक्वल है प्लांक कांस्टेंट के और V इक्वल है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके इक्वल है। इसी तरह जो एंगुलर मोमेंटम होती है इलेक्ट्रॉन की वो हमारे पास इक्वल होती है mvr इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 पाई, जिसमें हमारे पास m मास को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को। इसी तरह v जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है और हमारे पास रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो खास शेल में होता है उसका हमें रेडियस शो करता है। इसी तरह n हमें शेल नंबर शो करता है और h हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है और 2 पाई जो है ये दोनों कांस्टेंट है। तो इन्हीं वैल्यू के बेस पर हम किसी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सीधा हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने नील बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया। अगर आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।